हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एसीएफ 2016 पेपर 1 का 101वां क्वेश्चन, क्योंकि 100 तक के जो क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है। अब हम देखेंगे 101वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाता है, तो गुणा करने से प्राप्त हुई संख्या में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। 2 is multiplied 50 times by 2, the digit in the units place in the resulting number is। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती है और हम सारे क्वेश्चंस को लॉजिक के आधार पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 पर पावर 4 का गुणज जो है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 2 को 2 से गुणा किया जाता है तो 4 आता है। इसी तरह एक बार और 2 से गुणा किया जाता है तो 8 आता है, और एक बार और 2 से गुणा किया जाता है तो कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, यानी कि जब 2 को 4 बार गुणा किया जाता है तो इकाई का अंक क्या होता है, 16। अब इसी तरह हम ये मान सकते हैं कि जब अगर 4 से गुणा किया जाता है तो 16 आता है, तो अगर 4 का गुणज हो, यानी कि 4 के जगह 8 बार गुणा किया जाए, 12 बार गुणा किया जाए, या उससे आगे जितने बार भी 4 के जोड़ियों में गुणा किया जाए तो इकाई में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने मान लिया कि 2 का पावर 4 या 2 के पावर 4 का गुणज होने पर इकाई का अंक 6 होगा। अब देख लेते हैं कि 2 का जो गुणा है वो 50 बार करेंगे 2 से, यानी कि 2 का पावर 50 हो गया। अब 2 के पावर 50 को हम तोड़ लेते हैं 2 का पावर 48 और 2 के पावर 2 में। इसके हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि 48 जो है वह भी तो 4 का गुणज ही है ना, यानी कि इसको घटाने पर ये पूरा भाग चला जाता है। तो हम ये जो है इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, जैसे 2 का पावर 48 और 2 का पावर 2। ठीक है, तो 2 का पावर जब 48 करेंगे तो इकाई में तो 6 ही आना है, तो हमने 6 लिख दिया। इसके बाद 2 का पावर 2 है, इसे हम 2 बार गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो 6 गुणित 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो इसका इकाई का अंक क्या आया, 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी, सॉल्यूशन जो है वह भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 777 का पावर 777 यानी 777 के पावर 777 हो तो इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 777 का पावर 777 इज। ठीक है, इसमें भी हमें इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो इसे भी हम उसी तरह लॉजिक से देख लेते हैं कि जब 7 को 7 से गुणा किया जाता है तो 49 आता है। ठीक है, तो इकाई में क्या आया, 9। इसी तरह फिर अगर हम 9 अगर 49 है उसको अगर 7 से गुणा करते हैं तो इकाई में क्या आता है, 3 आता है। और इसी तरह फिर 3 को फिर 7 से अगर गुणा करें तो 21 के टर्म में आप समझ सकते हैं कि अंत में यानी इकाई में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि 7 का पावर 4 करने से इकाई में क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 777 का पावर जो 777 होता है उसे 2 भागों में तोड़ लेते हैं। जैसे हम कर लेते हैं 777 का पावर 776 गुणित 777 का पावर 1। तो 776 हमने इसलिए किया क्योंकि 776 जो है वह पूरी तरह से 4 से भाग चला जाता है, यानी 4 का गुणज है। तो हम यह मान लेते हैं कि इसके इकाई में भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने 1 लिख दिया, और 777 को अगर हम लोग एक बार गुणा करेंगे तो इकाई में क्या आएगा, 7 आएगा। तो अब अगर दोनों को भी गुणा करें तो हमारा जो अंक आएगा वह क्या आएगा, 7। तो हम यह जान जाएंगे कि जो आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि 7। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिश का औसत 0.3 इंच है। रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह होने वाली बारिश का औसत 0.5 इंच हो जाता है। तो रविवार को कितनी बारिश हुई। ठीक है, एवरेज रेनफॉल ऑफ ए सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 0.3 इंच ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे। द एवरेज रेनफॉल फॉर द वीक वाज 0.5 इंच। व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन संडे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो पहले 6 दिनों में बारिश हुई, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, सॉरी ये 6 दिन ही हो रहे हैं। तो 6 दिनों में जो बारिश हुई उसका औसत कितना है, 0.3 है। तो अगर आप सिंपली औसत का जो फॉर्मूला है उसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो हम 6 दिनों को 6D की तरह से देख लेते हैं, यानी कि 6 दिनों को 6D यानी कि 6 को जोड़ेंगे तो 6D आ जाएगा। और चूँकि औसत में क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी कि 6 बार जोड़ेंगे तो 60 आएगा। और कितनी संख्याएं हैं, 6, तो 6 लिख दिया हमने। और औसत 0.3 प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसे हम इस तरह रखेंगे और 60 की वैल्यू निकाल लेंगे तिर्यक गुणा करके कि 6 में 0.3 का गुणा करेंगे तो 1.8 आएगा। ठीक है,
अब हम रविवार को देख लेते हैं। तो रविवार को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तब 6D यानी कि सप्ताह के जो 6 दिन हैं और संडे को भी अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल कितने दिन हुए, 7 दिन हुए। तो 6D प्लस कैपिटल डी लिख दिया हमने और डिवाइड बाय 7, क्योंकि फॉर्मूला वही होता है। अब जो सब का औसत है 7 दिन का वह कितना है, 0.5 है। तो अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 6D प्लस डी कैपिटल में रहेगा, उसके बाद 3.5 आएगा 7 को 0.5 से गुणा करने पर। उसके बाद हम अगर मान के चलिए 6D की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी 6D का वैल्यू जो हमने पहले निकाला था उसे हम इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। उसके बाद 1.8 को हम पक्षांतर करके उस साइड ले जाते हैं। तो 3.5 में 1.8 को घटा देंगे तो रविवार को जो बारिश हुई वह आ जाएगा, यानी कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, 1.7, यानी कि आंसर सी जो है वह होगा 1.7 इंच इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि 104 वाले प्रश्न में कहा गया है कि दिया है कि y = 8x + 16 + 4x। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, आप समझ लीजिएगा कि y = 8x + 16 - 4x स्क्वायर का अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा यह हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस समीकरण को लिख देंगे, यानी इस इक्वेशन को लिख देंगे और इसे 3 स्थितियों में चेक कर लेंगे। हम पहले डालेंगे नेगेटिव वैल्यू, उसके बाद 0 डालेंगे, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको न केवल y का अधिकतम मान बताऊँगा, मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि x का क्या वैल्यू रखने पर y का अधिकतम मान आएगा, ठीक है। तो पहली स्थिति में हम सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू को रख लेते हैं। तो आपको 0 के बाद पहली नेगेटिव वैल्यू कौन सी याद आती है, तो वो होता है -1। तो हम -1 को रख लेते हैं यहाँ पर। तो 8x है तो x की जगह -1 रख दिया मैंने, उसके बाद +16 है, उसके बाद -4 × x² है तो x² की जगह -1 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपली मैथ से यानी कैलकुलेशन से, तो -8 + 16 -4 आएगा। इसको सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आएगा y की वैल्यू 4। अब इसी तरह हम थोड़ा और पीछे जाएं यानी -2 लें तो y की जगह जो वैल्यू आएगी वह आएगा -16। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसे माइनस की ओर ले जाते जाएंगे, आपकी जो ये वाली वैल्यू है आप देख सकते हैं -4 × -2 का होल स्क्वायर, इसकी वजह से ये जो वैल्यू है वह बढ़ती जाएगी और y की वैल्यू जो है वह कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हम माइनस की ओर जाएंगे यह जो y की वैल्यू है वह कम होती जाएगी और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद चलते हैं x = 0 पर। तो x = 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 16, ठीक है। सिंपल फार्मूला में आपको x की वैल्यू 0 रखनी है, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ रही 16। इसी तरह हम तीसरी स्थिति में जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ 1 लेके देखते हैं। तो जब हम 1 लेते हैं तो आंसर आता है y = 20। और इसी तरह अगर हम 2 की ओर जाएंगे तो आंसर आएगा y = 16। तो यहाँ भी वही स्थिति हो रही है जो माइनस में हो रही थी, यानी कि जैसे जैसे माइनस की ओर आगे बढ़ते हैं y की वैल्यू कम होती जा रही थी। और यहाँ भी y की वैल्यू 20 से 16 हो गई जब हमने x की वैल्यू 1 से 2 कर दी, तो ठीक है। तो इससे यह क्या प्रूफ होता है कि माइनस में आप जितना माइनस जाते जाएंगे x की वैल्यू को y की वैल्यू कम होती जाएगी और इसी तरह जो है वह पॉजिटिव में भी होगा। तो हम देखते हैं कि -1 में y की वैल्यू आई थी 4 और +1 में y की वैल्यू आती है 20। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, y की मैक्सिमम वैल्यू तो 20 हुई। तो यह कब आया, तो जब x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, मैक्सिमम 20। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन 20 है, कहीं पर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ दिस। तो मैंने x की वैल्यू भी आपको बता दी कि 1 रखने पर y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी 20, ठीक है। इसके बाद 105 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कार्य सहयोग में सबसे बड़ी बाधा है, द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन टीम वर्क इज। पहला है पारस्परिक संघर्ष यानी कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है दक्षता की कमी यानी लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, तीसरा है बहुत कम वेतन यानी कि मर्ज सैलरी, डी है अत्यधिक कर्मचारी संख्या यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और ई है इलिटरेसी अशिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा वह पारस्परिक संघर्ष होगा, यानी कि आप टीम वर्क करते हैं तो आपके मध्य जो है वह बनना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके मध्य जो है वह सहमति बहुत अधिक आवश्यक है। तो पारस्परिक संघर्ष जो है वह कार्य सहयोग में सबसे बड़ी बाधा है। ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 106 में। साक्षात्कार में सफलता का कारक है, द सक्सेस फैक्टर्स इन एन इंटरव्यू आर। पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, तीसरा है पारस्परिक कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल्स, चौथा है दक्षता यानी एक्सपर्टाइज और पांचवा है वाक्शल यानी इक्विवोकेशन, ठीक है।
तो इनका सही कोड में चयन करना है, यानी कि इनका सही क्रम आपको बताना है, जिससे साक्षात्कार में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, आप ऐसा मान के चलिए। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जाएंगे, वहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण। इसके बाद आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका कॉन्फिडेंस से अपने आप में रहेंगे, ठीक है। तो आत्मविश्वास, उसके बाद पारस्परिक कौशल होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दक्षता यानी एक्सपर्टाइज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में जो आपसे पूछने वाले हैं, यानी कि संबंधित विषय और संबंधित पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं तो उसके लिए तैयारी करके जाएंगे, तो यही आपकी एक्सपर्टाइज या दक्षता है। इसके बाद आता है वाक्शल, यानी कि आपको आंसर देते समय अपने आंसर में ही कहीं पर भी ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं करना है कि इंटरव्यूअर आपसे अगला क्वेश्चन उसके बारे में कर ले, तो आपके पास वाक्शल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्रम है, इसे आप सिंपली 1 2 3 4 से जमाएंगे तो आपको जो है साक्षात्कार में सफलता के कारक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद DI का क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देश 107 से 109, निम्नलिखित रेखीय आरेख में 2010 से 2015 तक दो कंपनी X और Y क्रमशः अर्जित किया गया प्रतिशत लाभ दिया गया है। रेखीय आरेख का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। डायरेक्शन 107 to 109, the following line graph gives the percent profit earned by two companies X and Y during the period 2010 to 2015. स्टडी द लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वह लाभ का है यानी प्रॉफिट का है, और इसी के आधार पर जो प्रश्न दिए होंगे उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं। 107 नंबर वाला प्रश्न कहता है कि यदि कंपनी वाई का खर्च सन 2011 में 220 करोड़ था तो 2011 में कंपनी की आय क्या थी। इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन 2011 वाज 220 करोड़, व्हाट वाज इट्स इनकम इन 2011। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमने एक कंपनी लगाई, हमारा जो कंपनी का जो खर्च होगा यानी हमने अपना पूरा पैसा लगा दिया, यानी कि 100% जो खर्च है उसे कर दिया, हमारे पास जितना पैसा था पूरा लगा दिया। तो 100% जो खर्च था यानी 100% जो हमने पैसा लगाया वह कितना था, 220 करोड़। ठीक है, और 2011 में कंपनी की आय आपको बतानी है, तो मैं आपको एक बार ग्राफ दिखा देता हूँ। 2011 में एक्स की देख लीजिए आप। सबसे पहले एक्स की है, जो गोला है वो एक्स है तो वो होगा 45, और वहीं जो डब्बा है वह वाई की है, यहाँ आपको दर्शा दिया गया है। तो वाई जो है वो 35 है, यानी 2011 में उसे 35% का लाभ हुआ। यानी कि कुल इनकम कितनी हुई, तो आप जब किसी खर्च को लगाते हैं यानी कि आप किसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो लास्ट में आपको मिलता है वो उसमें आपका लाभ भी होता है, तो उन दोनों को मिलाकर होता है इनकम। ठीक है, तो आय जो है वो 135% है, क्योंकि लाभ आपको कितना हुआ 35%, यानी कि आपने जितना लगाया था उससे 35% आपको ज़्यादा मिला। ठीक है, तो आपकी जो आय है वह कितना है वो आपको नहीं पता। ठीक है, वही आपको निकालना है। और आपका खर्च कितना है 2011 में 220 करोड़, तो आप यह मान सकते हैं कि आपका जो 100% कहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 220 करोड़। तो आपका आय कितना है 135%। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 100% को 220 करोड़ के बराबर कर देना है, और आपको आय निकालने के लिए 135% को निकाल देना है। तो 100% को आपने 220 करोड़ ले लिया, उसे आपने नीचे रख दिया, और 135% निकालने के लिए उसको 135 से गुणा कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 297 करोड़ रुपये। ठीक है, तो अगर ऑप्शन बी आपका जो है वह सही हो रहा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का फॉर्मूला आपको नहीं लगाया जाएगा, आपको सिंपल लॉजिक के द्वारा इन्हें सॉल्व करना है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था। इसके बाद देखते हैं 108 नंबर का क्वेश्चन। यदि 2013 में दोनों कंपनी की आय बराबर है, यानी कि इनकम दोनों की बराबर है, तो सन 2013 में कंपनी एक्स का खर्च कंपनी वाई के सापेक्ष अनुपात में क्या होगा। यहाँ पर वाई जो है वह छूट गया है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी वाई लिखा हुआ है। तो कंपनी एक्स का जो अनुपात है और कंपनी वाई का कंपनी एक्स का जो खर्च का है और कंपनी वाई का जो खर्च है उसका अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं, पहले ग्राफ देख लेते हैं कि 2013 में इनकी स्थितियाँ क्या थी। तो 2013 में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक्स का है और ये जो है वो वाई का है, यानी कि एक्स को 50% लाभ हुआ है और वाई को कितना हुआ है 60% का लाभ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है कि 2013 में एक्स और वाई जो कंपनी है दोनों के आय बराबर है। तो सबसे पहले हमने दोनों के आय बराबर कर दिए। ठीक है, अब एक्स का जो आय है वो वाई के आय के बराबर है, तो इसको हमने फॉर्मूला के रूप में दिखाया है कि एक्स इंटू 150%, क्योंकि आय जो है वह लाभ को जोड़कर बताता है और आपका खर्च 100% हमने पहले ही मान लिया था। तो एक्स इंटू 150% इज इक्वल टू वाई इंटू 160% हो गया। ठीक है, अब जो परसेंटेज है उसका मतलब होता है 1/100। आपको पता है कि प्रतिशत यानी प्रति मतलब बटा और शत मतलब 100, इसी तरह हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम इसको 100 से 100 कटा देते हैं और x अनुपात y निकाल लेते हैं, यानी कि y को x के नीचे ले आते हैं यहाँ पर,
और जो 150 है उसको 160 के नीचे लगाते हैं और 100 तो कट जाएगा, ठीक है। तो x अनुपात y या x बटा y कितना होगा, 160 बटा 150, तो उसे कटाएंगे तो 16 बटा 15 आएगा। और यही क्या है आपका, यही आपके खर्च का अनुपात है, ठीक है। तो कितना है, x अनुपात y इज इक्वल टू होगा 16 अनुपात 15, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 2014 में कंपनी X व Y का अनुपात क्रमशः 3:4 है तो सन 2014 में उनके खर्च का क्रमशः अनुपात क्या होगा। द इनकम ऑफ कंपनीज X एंड Y इन 2014 वर इन द रेशियो 3:4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इन 2014, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2014 में कहता है कि कंपनी की जो X और Y कंपनी है उनके आय का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो 2014 में कंपनी का क्रमशः खर्च का अनुपात क्या होगा। तो आपने आय का अनुपात देख लिया है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 2014 में दिया है कि X और Y के जो आय का अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। तो हम थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं कि X ने 300 करोड़ रुपए कमाए और Y ने कितने कमाए, तो 400 करोड़ रुपए। और जो X का जो कहना चाहिए लाभ है वह 65% है। मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ। तो X का जो लाभ है वह कितना है, 65% है और Y का कितना है, 50%। तो अब आप मान सकते हैं कि इनकी आय जो है वह 165% और 150% है, ठीक है। तो ये हमने बराबर कर दिया। अब इसी तरह X की आय जो है वह 165% बराबर 300, तो इसका खर्च यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट है उसे निकाल लेंगे। तो आप 165 को 300 के नीचे कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए तो आपका खर्च निकल आएगा। और इसी तरह Y में भी कर लीजिए तो आपका Y का खर्च निकल आएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, मैंने आपको किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं बताया। आप सिंपली सोच कर इसे बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर आप X का खर्च और Y का खर्च निकाल देंगे, उसके बाद दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 2000 बटा 11 अनुपात 800 बटा 3 करेंगे। तो जो 2000 बटा 11 और 800 बटा 3 को आप उल्टा करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। और उसके बाद जब आप कटाएंगे तो 15:22 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह आपका सही होगा, ठीक है। अब इसको सिंपल सोच कर वीडियो को एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद 110 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित 3 शब्दों में आपस में किस नियम से जुड़े हैं, आलू, गाजर, मूली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस नियम से ऊपर के 3 शब्दों से जुड़ा है, बैंगन, टमाटर, शलजम और भिंडी। इंग्लिश में 3 वर्ड्स गिवन बिलो इन द रिलेटेड टू वन अनदर इन सम वे, पोटैटो, कैरेट, रेडिश। Which of the following word is related to the 3 words given above according to the same rule? ब्रिंजल, टोमेटो, टर्निप, लेडीज फिंगर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आलू, गाजर, मूली यानी कि पोटैटो, कैरेट और रेडिश जो हैं वह जड़ होते हैं, ठीक है। आलू भी जड़ है और गाजर भी जड़ है और मूली भी जड़ है, ठीक है। तो जो नीचे दिए हुए 4 कहना चाहिए कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, इनमें समान कौन सी हैं, तो बैंगन जो है वह तने में उगता है, टमाटर भी तने में उगता है, शलजम एक जड़ है और भिंडी भी तने में उगता है। तो इसका आंसर होगा रिलेटेड कौन है, शलजम, यानी कि टर्निप जो है वह इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें लॉजिक लगाना है आपको, किसी भी तरह का आपका ज्ञान काम नहीं आएगा, इसमें आपका लॉजिक काम आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वर्ड वाले क्वेश्चंस को। इसमें जो विलुप्त अक्षर श्रेणी है उसमें विलुप्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है, यानी कि कौन सा लेटर यहाँ पर नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला देखिए WVU है, उसके बाद IJK TS क्वेश्चन मार्क LMN, ठीक है। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसमें आपको आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखना होता है कि कौन सा सीक्वेंस आएगा। तो सबसे पहले हम WVU को देख लेते हैं। तो यह जो है वह अल्फ़ाबेट में 23, 22 और 21 नंबर पे आता है। उसके बाद IJK को देखते हैं तो 7, 8, 9 नंबर पे आते हैं ये। इस तरह LMN जो है वह 10वें, 11वें, 12वें नंबर पे आते हैं। उसके बाद TS, उसके बाद जो ब्लैंक है वो 20 और 19 नंबर पे आता है। तो आप देख पाएंगे कि ये जो है वे IJK जो है वो LMN से आगे की ओर बढ़ रहा है और WVU जो है वो TS और जो भी ब्लैंक है उसने पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि WVU और उसके बाद आता है TS और उसके पहले जो आएगा वही उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, R, यानी कि 18वां जो वर्ड होगा वही आपका आंसर होगा R। तो आप ऑप्शन में देखिए कहीं पर R दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि इसका आंसर होगा E, नन ऑफ दिस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं 112वां नंबर का क्वेश्चन। किसी कक्षा में महेश का ऊपर से 7वां स्थान है, मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है और मुदित से 7 स्थान आगे है। मोहन मुदित से 32 स्थान पीछे है और नीचे से 4था स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है। इन अ क्लास महेश इज 7th फ्रॉम द टॉप, मोहित इज 3 places डाउन फ्रॉम महेश एंड 7 places अहेड
ऑफ मुदित मोहन इज 4th फ्रॉम द बॉटम एंड 32 प्लेसेस डाउन फ्रॉम मुदित, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज। अब मैं अगर प्रश्न को आराम से पढ़ूंगा तो आपको समझ में भी आएगा और मुझे समझाने में भी आसानी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि महेश ऊपर से 7वें नंबर पे आता है। तो मान के चलिए हाइट वाइज हमने बैठाया है, तो महेश जो है वह ऊपर से 7वें स्थान पर आता है, यानी कि वह 7वां है। इसके बाद कहता है कि मोहित जो है वह महेश से 3 स्थान पीछे है, तो आप उसको गिन कर अगर रख लीजिए तो यह 10वें स्थान पे आ जाएगा मोहित। और कहता है कि मुदित से यह 7 स्थान ऊपर है, ठीक है, 7 स्थान ऊपर है, तो कितना होगा, ये 10वां हो गया, तो मुदित कितना हो गया, 17वां हो गया। इसी तरह कहता है कि मुदित जो है वह मोहन से 32 स्थान आगे है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मोहन जो है वह मुदित से 32 स्थान आगे है, ठीक है। तो इसमें 32 ऐड कर देंगे, ये 32वां स्थान नहीं है, याद रखिएगा। 32 ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, क्लियर करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा प्लस करना है। और कहता है मोहन जो है वह नीचे से चौथा है, यानी कि उनके नीचे कितने होंगे, 3 लोग और होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। महेश जो है वह ऊपर से 7वां है और मोहित जो है वह महेश से 3 स्थान बाद आता है, यानी कि मोहित 10वां हो गया। मुदित जो है वह मोहित से 7 स्थान पीछे है, यानी कि 17वें नंबर पे कौन हो गया, मुदित हो गया। और जो मोहन है वह मुदित से 32 जो स्थान है वह बाद में आता है, यानी कि प्लस 32 होगा, याद रखिएगा 32वां क्रम नहीं है, यह 32 प्लस में है, ठीक है। और मोहन जो है वह नीचे से चौथा है, यानी उसके नीचे कितने होंगे, 3 होंगे। तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 17वें स्थान पर तो मुदित है, तो 17 स्टूडेंट होंगे। और उसी तरह 17 में 32 जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर कहा था, तो 17 + 32, और मोहन जो है वह चौथे स्थान पर है नीचे से, यानी कि उसके नीचे कितने होंगे, 3 लोग। तो टोटल कितने हुए, 52, यानी क्लास में कितने स्टूडेंट हुए, तो इसका आंसर आएगा 52, ठीक है। अब देख लेते हैं शब्द एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यानी कि एरिस्टोटल जो वर्ड है उसको अल्फ़ाबेटिकली आपको सजाना है, यानी अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको पहले रखना है, जो बाद में आता है उसे बाद में रखना है। तो सबसे पहले मैंने एरिस्टोटल को वैसे ही लिख दिया जैसे क्वेश्चन में दिया गया। अब इसे मैं नीचे में वर्ण क्रम यानी अल्फ़ाबेट के क्रम में सजाता हूँ। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एल ओ आर एस टी टी, ऐसे आ रहा है। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से और कितने वर्ड हैं जो अपने इंटरचेंज नहीं हुए, यानी कि वे आपस में चेंज नहीं हुए हैं। तो ए और आई जो है वो अपने स्थान पर हैं, यानी कि 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट होंगे जो चेंज नहीं हुए हैं, तो ये आंसर होगा 2, यानी कि बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। 2 सामान्य पासों को फेंका जाता है और ऊपरी फलक पर आई हुई संख्याओं को जोड़कर एस बनाया जाता है। निम्नलिखित में से एस का कौन सा मान सर्वाधिक बार आएगा। यानी कि 2 ऑर्डिनरी डाइस आर थ्रोन एंड द सम ऑफ एस ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ अपर मोस्ट फेसेस इज ऑब्टेन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ एस विल अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आने की जो संभावना है उसे बताना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक से बताता हूँ कि 2 पासे में 6 फलक होते हैं। अब उनको फेंकेंगे तो क्या क्या आने की संभावनाएं हैं। दोनों में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है और इसको अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक जो पासा है उसमें 1 ही आ रहा है, ठीक है, और दूसरा पासा जो है वो चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 1, फिर 1 2 आ rहा है, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 में से कुछ भी आ सकता है। इसी तरह अगर हम दूसरी बार मान लेते हैं 2 को स्थिर और उसके बाद चेंज करेंगे, उसके बाद 3 को स्थिर करके फिर चेंज करेंगे, 4 को स्थिर करके दूसरे पासे को फिर चेंज करेंगे, 5 को स्थिर करके फिर चेंज करेंगे और 6 को स्थिर करके फिर 6 बार 6 संभावनाओं को हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि दोनों पासों के ऊपरी फलक पर जो आते हैं उसको जोड़ने से एस आता है और एस का आपको वैल्यू बताना है। ये जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाया गया है इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि दोनों पासों को जोड़ने पर जो एस आया उसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले दोनों को जोड़ कर देखते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 आएगा। वहीं दूसरा जो क्रम है उसमें देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8, इसी तरह ये आगे बढ़ते हुए जाएगा और यह 12 तक जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार आने की संभावना किसकी बनती है। तो हम देखेंगे कि 2 एक ही बार आ सकता है जब 1 1 आएगा, तो इसी तरह 3 2 बार आ सकता है, 4 जो है वो 3 बार आ सकता है, 5 जो है वह 4 बार आ सकता है और 6 जो है वह 6 बार आ सकता है। लेकिन अगर हम 7 को देखें तो 7 सबसे बड़ा विकर्ण के समान बनाते हुए कितने बार आया है, 7 बार आया है। यानी कि इनको जोड़ने पर 7 आने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे 8 की ओर जाएंगे, 9 की ओर जाएंगे, 10 की ओर जाएंगे, यह कम होता जाएगा। तो वह एस का वैल्यू क्या होगा, वह एस का वैल्यू होगा 7, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ई नन ऑफ दिस होगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं 115वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि x को x के x% से भाग दिया जाने पर x प्राप्त होता है, तो x का क्या मान है। ठीक है, x डिवाइडेड बाई x ऑफ x इज इक्वल टू x, द वैल्यू ऑफ x इज। इसमें सिर्फ आपको घुमाया गया, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। x को x के x% यानी x को x से भाग देना है, तो हमने भाग दे दिया, और x के कितने से भाग देना है, x% से भाग दिया है, तो वह मैंने कर दिया। और उसके बाद आंसर कितना आता है x, वह भी मैंने कर दिया। ये यहाँ तक अगर आपने जमा लिया तो आपको आंसर निकालने में बहुत ही आसानी होगी। अब क्या करते हैं, का या के का मतलब होता है इनटू। ठीक है, तो ये हमने इनटू कर दिया। उसके बाद परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, तो x/100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों x को इनटू कर देंगे, तो x² हो जाएगा। इसके बाद आप x से x यहाँ कटा सकते हैं या ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो x का अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x² आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 100 बचेगा। अब अगर स्क्वायर रूट करेंगे x² का, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा था, 1, 20, 50, 100, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर आपका 10 आ रहा है, यानी कि ई आंसर नन ऑफ दिस आपका सही आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं 116वें नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि नीचे एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें 3 कोण हैं ए, बी और सी। अब हमको ए, बी, सी की वैल्यू नहीं बतानी है, हमको बतानी है कोण ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यानी कि ये अलग अलग नहीं है, यानी कि ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी नहीं है, ये एक साथ है, यानी कि ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी रहेगा और आपको इसी एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो प्रश्न है वह क्या कहना चाहता है और इसे किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको मैप में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ जो त्रिभुज दिया गया है उसमें यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। यहाँ जो है सी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, इस कारण यह खिसक गया है। ठीक है, तो यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ मैंने आपको एक बार और चित्र बना दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जोड़ने पर जो एंगल आएगा उसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हमने बचपन से पढ़ रखा है कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, यानी कि कोण ए, बी और सी, इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, आपको याद होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमको वैल्यू किसकी बतानी है, हमको बतानी है एंगल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर ए को पूरी तरह से घुमा दिया जाए, मतलब आपको मैं बताता हूँ इस तरह से कि अगर ये एक एंगल बना हुआ है, अगर हम इसमें गोल घुमा देंगे ए को पूरी तरीके से, तो कितना एंगल बनेगा, तो आप ये एक वृत्त के समान दिखाई दे रहा है, तो कितना बनेगा, ये 360 डिग्री बनेगा। इसी तरह हम बी और सी को भी घुमा देते हैं, तो आपको 360 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हमको पूरी की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको अंदर की जो वैल्यू है उसको घटा देना है। तो हमने पढ़ रखा है कि तीनों को जोड़ने से 180 डिग्री आता है, तो 360 को जो तीनों को जोड़ेंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी और अंदर को घटा देंगे तो बची हुई वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 360 को अगर 3 बार जोड़ेंगे तो 1080 डिग्री आ जाएगा और उसमें 180 डिग्री को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 900 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है, 900 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है, यदि है तो, यानी अलग है तो बताइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि साइकिल, चेन, हैंडल, ब्रेक, तीलियाँ, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट इफ़ एनी फ्रॉम द अदर्स। साइकिल, चेन, हैंडल, ब्रेक, स्पोक्स। ठीक है, ए साइकिल, बी चेन, सी ब्रेक, डी हैंडल या ई नन ऑफ दिस। इसमें से अलग क्या है, तो आप देखिए सबसे पहले कि साइकिल जो है वह चेन से बनी होती है और उसमें क्या होता है, हैंडल होता है, उसमें ब्रेक्स होते हैं और उसमें तीलियाँ यानी कि चक्के पे स्पोक्स लगे होते हैं। ये सब जो हैं वे साइकिल की छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन साइकिल अपने आप में क्या है, एक यूनिट है, यानी कि एक पूरी तरह से एक इकाई मान सकते हैं साइकिल को। तो इन सबसे अलग है कि नहीं, ये सब उसके पार्ट्स हैं लेकिन साइकिल अपने आप में पूरा है, तो इन सबसे अलग होगा वह होगा साइकिल। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 1 तथा 200 के बीच में ऐसी संख्याओं की संख्या जो 8 से विभाजित होती हैं और शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, तथा जिनमें किसी भी स्थान पर 8 का अंक आता है, यानी कि आपको 1 से 200 के बीच ऐसी संख्याएं खोजनी है जो 8 से विभाजित भी हो जाएं, लेकिन वह जो अंक है उसमें 8 आना चाहिए। समझ गए आप। तो आप देख लेते हैं 1 से 200 के बीच की ऐसी संख्याओं को। तो सबसे पहले हम 8 से ही शुरू करते हैं, उसके बाद 8 का हम पहाड़ा पढ़ते जाते हैं क्योंकि हमको विभाजक भी चाहिए। ठीक है, तो 8 का जब हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24,
8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48। तो हम देखते हैं कि 48 तक के क्रम में 8 से भाग तो जा रहा है परंतु उसमें 8 नहीं आ रहा है, इसीलिए हम उसको पहाड़ा पढ़ते हुए आगे जाएंगे। तो 48 में 8 भी आ रहा है और 8 से भाग भी जा रहा है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो 80 आएगा, फिर 88 आएगा, फिर 128 आएगा, फिर 168 आएगा और 184 आएगा। इसे आप जो है पहाड़ा के द्वारा जोड़ कर देख सकते हैं कि आपका 8 भी आना चाहिए और 8 से भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 1 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो इतनी संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सिंपली आंसर आएगा 7। इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में कहना चाहिए कि फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन पे। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी नियम के अंतर्गत अन्य से अलग है। 12 जनवरी, 23 जनवरी, 4 जुलाई, 5 सितंबर और 25 दिसंबर, इनमें से अलग क्या है। ये सारे डेट्स हैं, इनमें अलग क्या है। तो 12 जनवरी युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। इसी तरह 23 जनवरी है, इसके बाद आता है 4 जुलाई, इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है, 25 दिसंबर को आपको पता है क्रिसमस होता है। तो हम देखेंगे कि 4 जुलाई जो है इसमें किसी भी कहना चाहिए बड़े महापुरुष का या किसी बड़े धर्मगुरु का जन्म नहीं हुआ है। तो सबसे अलग जो डेट होगा वह होगा 4 जुलाई और इसका आंसर आएगा 4 जुलाई। ठीक है, अब देख लेते हैं 120 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि किसी भाषा की वर्णमाला में केवल 3 अक्षर हैं, ए, बी और सी। इस भाषा में किसी भी शब्द में 4 अक्षरों से अधिक अक्षर नहीं है। इस भाषा में अधिक से अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। यानी कि द अल्फ़ाबेट ऑफ सम लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 लेटर्स, यानी 3 लेटर्स होंगे, ए, बी और सी। इन एनी वर्ड इन दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 4 लेटर्स, यानी कि 4 लेटर से ज़्यादा वाले शब्द नहीं हैं। हाउ मैनी मैक्सिमम वर्ड्स डज दिस लैंग्वेज कंटेन, यानी कि इस लैंग्वेज में कितने वर्ड्स जो हैं कंटेन हो सकते हैं अगर मैक्सिमम 4 आपको अल्फ़ाबेट ही यूज़ करने हैं। तो इसमें 4 मैक्सिमम का है, मिनिमम तो कहा नहीं है। तो हम इसे ऐसे देख लेते हैं कि 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, ए, बी और सी। ठीक है, और हमको 4 वर्ड मैक्सिमम पर बनाना है। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम पे आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक जो 4 डब्बे हैं यानी 4 स्थान जो हैं उस पर हम 3 प्रकार से अक्षरों को रख सकते हैं, ए, बी या सी, किसी को भी रख सकते हैं। रिपीटेशन की भी बात नहीं की गई है। तो हम हर स्थान पर 3 संभावनाओं को देते हैं कि 3-3 जो वर्ड्स हैं उनको रखा जा सकता है, ए, बी या सी, और हर जगह इसी तरह की संभावनाएं होंगी, यानी कि 3 3 3 और 3। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। इसी तरह अगर हम 3 जो अल्फ़ाबेट है उनका एक वर्ड बनाएं तब भी इसी तरह की 3-3 संभावनाएं आएंगी। और इसी तरह अगर हम 2 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड बनाएं तब भी हमें 3-3 संभावनाएं मिलेंगी। तो जब इन जो वर्ड्स के फॉर्मेशन में हम इन 3-3 संभावनाओं को देखते हैं तो इनको गुणा करते हैं तो 81 संभावनाएं बनती हैं। इसी तरह अगर 3 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड बनेंगे तो 27 संभावनाएं, 2 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड बने तो 9 संभावनाएं, और 1 अल्फ़ाबेट वाला अगर कोई वर्ड बना तो उसमें 3 संभावनाएं, यानी कि उसमें 3 तरह से हम अल्फ़ाबेटों को रख सकते हैं। तो अब इतनी संभावनाएं आ गई हैं तो इनको जोड़ लेते हैं, तो उससे जो होंगी वही कुल मिलाकर जो संभावनाएं होंगी वो होंगी। तो टोटल कितनी आएंगी, टोटल होगी 120, यानी 120 तरीके से वर्ड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है जब आपके पास 3 अल्फ़ाबेट हो और उस लैंग्वेज में मैक्सिमम 4 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड मैक्सिमम बनता हो। तो हम मैक्सिमम से मिनिमम की ओर चले गए, उनको आपस में गुणा कर दिया, उसके बाद जो वर्ड फॉर्मेशन हो रहे थे उनको संभावनाओं को हमने जोड़कर 120 आंसर निकाल लिया और आंसर हमको मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि दिया है a1 की वैल्यू है 1, an + 1 की वैल्यू है 2an + 5, जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 अनंत तक हो सकती है। अब आपको a100 का वैल्यू बताना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। a1 की वैल्यू हमें मिल गई है 1, वहीं an + 1 की वैल्यू दी गई है 2an + 5। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद n की जो वैल्यू है उसको 1 2 3 4 इस तरह से रख कर देखना है। तो हमको नहीं आता है मैथ्स, हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो हम जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर a1 + 1 से a2 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह इसमें भी हम रखेंगे कि 2a1 + 5 करेंगे तो a1 की वैल्यू जो है वह हमने 1 देखा है तो हमने रख दिया और हमारा a2 का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह हम a2 की वैल्यू को जो है इसको हम बाद में देखेंगे, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि इसको कैसे बनाया मैंने। अब हमको क्या निकालनी है, a100 की वैल्यू। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि 2a1 + 5 a2 की वैल्यू है, इसी तरह a100 की वैल्यू क्या होगी, 2a99 + 5 होगी। अब हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन तो बड़े उटपटांग से हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको
तोड़ कर देखेंगे कि A2 की वैल्यू को और किस तरह से लिख सकते हैं। तो 7 को हम क्या करेंगे, 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब लिखा 7 ही है लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग है। तो जब हम A2 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 1 करना है, यानी जब A2 होगा तब पावर जो है वह 1 कम हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं कि 6 जो है वह सेम है और हम क्या करेंगे, पावर को 1 कम कर देंगे यानी 99 कर देंगे और -5 का -5 रहेगा। यानी कि A100 की जो वैल्यू होगी वह होगा 6 × 2 to the power 99 - 5। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। तो हाँ कर रहा है। तो 6 × 2 to the power 99 - 5 यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 122 नंबर का क्वेश्चन। 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ बजेंगी। 3 bells ring respectively in an interval of 15, 20 and 25 minutes. These bell rings simultaneously at 9 AM. These bells will again ring simultaneously 8। यानी कि एक साथ इन्होंने 9 बजे बजा था और तीन जो घंटियाँ हैं वो 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो एक साथ अगली बार कब बजेंगी ये आपको बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है कि तीनों एक साथ कब मिलेंगे। 3 अलग अलग कहना चाहिए कि गति से चल रहे हैं तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे अगली बार। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सिंपली LCM यानी कि लघुत्तम समावर्त से बनाते हैं। यहाँ भी हम वही करेंगे, लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो 15, 20 और 25 का लघुत्तम समावर्त में जो सबसे सेम जो गुणज है वह क्या है, 5 है। तो उससे हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। यहाँ पर मिनिमम 2 गुणज सेम होने चाहिए पर यहाँ पर तीनों सेम नहीं है। तो हम सबको गुणा कर लेते हैं यानी कि 5 × 3 × 4 × 5। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 300 मिनट आएगा। और 300 मिनट जो है वो कितने घंटे के बराबर होता है, तो यह होता है 5 घंटे के बराबर। यानी कि 60 मिनट से अगर भाग दे देंगे तो हमें घंटे में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न में कहा था कि 9 बजे एक साथ बजे थे, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे, तो 5 घंटे बाद। यानी 9 से अगर हम 5 घंटा आगे बढ़ाएंगे तो 9 से आगे बढ़ाएंगे तो 10, 11, 12, 1 और 2। तो जब सुबह 9 बजे बजा था यानी कि दोपहर को जो 2 बजे है वह बजेगा। तो याद रखिएगा यहाँ 2 AM भी लिखा है और PM भी लिखा है। तो आपको क्या लेना है, PM लेना, यानी कि अपराह्न 2 बजे अगली बार तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 123 नंबर का प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि आप 4 कथन दिए गए हैं। आप चारों कथन को पढ़िए और यह बताइए कि इनमें 2 कथन ऐसे कौन कौन से हैं जो एक साथ सही तो नहीं हो सकते हैं लेकिन गलत जरूर हो सकते हैं। और वे कथन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले क1 को देखते हैं कि कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं। क2 कहता है सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं। क3 कहता है कि कुछ लोग चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। और क4 कहता है कि कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता है। तो इनमें से आपको 2 सेंटेंस ऐसे निकालने हैं जो एक साथ सही नहीं हो सकते, भले गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल लॉजिक से इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो हम सीधे चलते हैं सभी लोगों के ऊपर। ठीक है, तो सभी लोग अगर चाय पीना पसंद करते हैं दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार, तो चौथा स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता है। तो अभी तो हमने कह दिया कि सभी चाय पीना पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे कि कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करता, तो दोनों एक दूसरे का पूरी तरह से विरोधाभास या विरोध तो कर रहा है ना। तो किसी भी तरीके से ये दोनों आपस में सही हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। भले ये गलत हो सकता है लेकिन सही नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा A, क2 व क4 या इंग्लिश में S2। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।